कॉन्सेप्ट को हमने विभिन्न पदों में समझने का प्रयास किया है। ठीक है, संख्या के पदों में मोल, है ना, भार के पदों में मोल और आयतन के पदों में मोल। आयतन के पदों में जब मोल निकाले थे तो कौन सी बात थी जी, क्या निकल के आया था? मोल कैसे निकालेंगे हम? जितना भी गैस का आयतन दिया रहेगा उसमें किसका भाग देना है? 22.4। ठीक है, अब बताइए, यहाँ पास एवोगैड्रो की परिकल्पना के साथ साथ दो विशेष शर्त का मैंने जिक्र किया था। क्या? एसटीपी मतलब सामान्य ताप पर दाब। तो ताप कितना होना चाहिए? 273 केल्विन होना चाहिए। और जो दाब है वो कितना होना चाहिए? 1 वायुमंडलीय दाब। तो प्रश्न में अगर दिया रहेगा कोई भी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जिसमें ये बात लिख दिया जाएगा कि सामान्य ताप और दाब पर अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, गैसीय अभिक्रिया हो रही है, तब तो ठीक है। लेकिन कोई ऐसी गैसीय प्रावस्था या वाष्प की प्रावस्था में मिल जाए कोई कंडीशन जिसमें एसटीपी ना दिया हो, ये ताप अलग हो, दाब अलग हो, तब क्या करें? ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था ये। और आपको याद होगा मैंने हेडिंग डलवाया था क्या, कि अगर एसटीपी की सामान्य कंडीशन ना दी हो, लिख सकते हैं हेडिंग, सामान्य ताप एवं, इसको असामान्य भी कर सकते हैं, असामान्य ताप एवं दाब की स्थिति में, असामान्य ताप एवं दाब की स्थिति में, या हम कह सकते हैं कि एसटीपी या एनटीपी कंडीशन या दशा ना होने पर गैस के मोल की गणना, गैस के मोल की गणना। चलिए, अब ये बच रहा है तो इसको भी देख लेते हैं। अगर हमको ऐसा कंडीशन मिल जाए तो हम फिर गैस के मोल की गणना कैसे करेंगे? ठीक है, गैस मोल कैलकुलेशन एक्सेप्ट एसटीपी कंडीशन, इसको ऐसा भी कहा जा सकता है। चलिए, तो हम सब ने पढ़ा है क्या, द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें क्या पढ़ा है? आदर्श गैस समीकरण पता है सबको, पढ़ा है ना? द्रव्य की अवस्थाओं में, द्रव्य की अवस्था इस अध्याय से हमने पढ़ा था। आदर्श गैस समीकरण ये क्या होता है? PV बराबर nRT, PV बराबर nRT, जहां पास P क्या है? P है दाब, V है आयतन, N है मोल, R है गैस स्थिरांक और T है ताप। लिखना चाहे तो लिख लें। P बराबर प्रेशर या दाब, V बराबर वॉल्यूम या आयतन, N बराबर मोल है ये, R जो है वो गैस स्थिरांक है, और T जो है ये है ताप। ठीक है, ताप है। दाब है, P से लिखे हैं ना, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर, और ये है गैस कांस्टेंट। इतना तो हमको पता है। तो ये हो गया क्या, कौन सा समीकरण बोलते हैं इसको? आदर्श गैस समीकरण बोलते हैं। द्रव्य की अवस्था अध्याय में पढ़े थे, इसको कौन सा समीकरण बोलेंगे? आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। अंग्रेजी में कहेंगे इसको आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसको मैंने मोल कॉन्सेप्ट में क्यों इंक्लूड किया? देखिए,
यहाँ पास भी मोल है, यहाँ दाब भी है, आयतन भी है, ताप भी है। तो यहाँ कुछ गणित हमारा लग सकता है कि एचटीपी एनटीपी ना हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई करके मोलों की गणना कर लेंगे। तो देखिए, अगर गैस के मोलों की गणना करनी है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे यहाँ दिया है, ठीक है, एन इधर ही रह जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण समीकरण हो गया। अब आप बोलेंगे कि ये समीकरण आया कैसे, कैसे आ गया होगा ये समीकरण, जरा सोचिए। तो देखिए, ये समीकरण कैसे आया मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से समझना। ये समीकरण वैसे तो आप सभी ने इसको पढ़ रखा है, फिर भी बैकअप करा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये समीकरण PV बराबर nRT कैसे आया होगा, ठीक है। प्रयोगों में क्या देखा गया, देखिए हम क्या करते हैं, मान लो पहला कंडीशन ले लिए, लिख लो कंडीशन, अगर ताप हमारा कांस्टेंट है, मतलब क्या है, स्थिर है, और n मोलों की संख्या अगर स्थिर है, ध्यान दो, ताप स्थिर है, मोलों की संख्या स्थिर है। स्थिर मतलब ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। अगर इस कंडीशन में क्या किया जाए, एक सिलेंडर के ऊपर देखो ताप स्थिर है और n भी स्थिर है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पास क्या भरा है जी, गैस भरा हुआ है। अब हम इसमें प्रेशर लगाते हैं, तो ये बताओ, अगर इसमें मैं प्रेशर लगाऊंगा, दाब आरोपित करूंगा, तो ये जो पिस्टन है वो नीचे, इसका पोजीशन ये नीचे होगा, नीचे धंसेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयतन पहले रहा वो आयतन तो कुछ तो घट जाएगा इतने में। तो देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, एक संबंध दाब और आयतन, इसका एक रिलेशन निकालते हैं। कैसे, अगर मैं दाब बढ़ाता हूँ, इसका असर क्या है, बढ़ाता हूँ, तो क्या हो जाता है, आयतन घटता है। दाब बढ़ रहा है तो आयतन घट रहा है ना, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये बताइए, गणित की भाषा में इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये मतलब दाब व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंधित है किससे, आयतन से, या कह दें P is inversely proportional to वॉल्यूम, व्युत्क्रमानुपाती है V का। देखिए, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती में मैंने ये बताया था, मान लो ये समानुपाती B, तो A का मान बढ़ता है तो B का मान बढ़ता है, लेकिन ये रिलेशन है तो A का मान अगर बढ़ेगा तो B का मान घटेगा। ऐसा मैं समझा चुका हूँ, याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये P का मान बढ़ रहा है तो आयतन का मान घट रहा है, ठीक है। तो ये तो निकल गया भैया हमारा पहला रिलेशन। हाँ, तो इसको हमने कुछ नियम कहा था 11वीं में, याद होगा, तो किसका नियम कहा था, बायल का नियम। किसका नियम, बायल का नियम। ये तो हो गया पहला कंडीशन। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन ऐसा होगा, अब क्या करें, यहाँ ताप स्थिर था और n स्थिर था। इस बार क्या करते हैं, इस आयतन को स्थिर रख देते हैं, इसको स्थिर रख देते हैं, आयतन को रख देते हैं स्थिर, और रख देते हैं मोल जो है इसको स्थिर, मोलों की संख्या को स्थिर रख देते हैं। चलिए देखते हैं, मतलब इस गैस में इसका आयतन जो है वो निश्चित है और मोलों की संख्या है वो n भी फिक्स है। अब देखिए कांस्टेंट। अब क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ लगाता हूँ ताप, क्या लगाता हूँ, टेम्परेचर दिया, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, आयतन स्थिर है, मान लो इसका मोलों की संख्या स्थिर है, और हम इसको क्या कर रहे हैं जी, टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा, इमेजिन करो। अरे भैया, जब इसमें ताप दिया जाएगा, मोलों की संख्या फिक्स है, आयतन फिक्स है, मतलब
प्रेशर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि जब ताप बढ़ाया जा रहा है तो दाब भी बढ़ेगा। ठीक है, इसका भी रिलेशन निकाल सकते हैं। अभी देखिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यही तो हुआ, समानुपाती रूप में संबंध है ताप दाब के साथ। ठीक है, और आपको याद होगा तो इस प्रकार के नियम को, या चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब तो एक ही है। इसका नियम कहते हैं जी, इसको हम कहते थे नियम किसका, गेलुसाक का नियम, आप सबको याद होगा, गेलुसाक का नियम लिख लेना। तो ये हो गया किसका नियम, गेलुसाक का नियम। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए एक और कंडीशन सोचते हैं, इधर लिख रहा हूं मैं। और ये कंडीशन ऐसा है, हम क्या करते हैं, फिर से ऐसे सिलेंडर की कल्पना करते हैं। अब क्या करें, ध्यान रखो, मैं करता हूं ताप को स्थिर, टेम्परेचर स्थिर है मतलब कांस्टेंट है, और इस बार हम क्या करते हैं, वॉल्यूम मतलब आयतन को भी क्या कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं। आयतन को भी क्या कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इमेजिन करो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन अगर इसमें ताप भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, और मैंने इसके अंदर n मोल डाल दिए, n मोल गैस डाल दिए, तब ये बताओ, ताप स्थिर है, आयतन भी स्थिर है, और अगर मोलों की संख्या बढ़ जाए तो स्वाभाविक सी बात है, मोलों की संख्या बढ़ जाएगा और इतना ही आयतन रहेगा। बताओ, जगह कम है, आदमी बढ़ गए तो दबाव महसूस होगा ना, वही तो बात है। तो हम क्या कर सकते हैं कि गैस के मोलों की संख्या अगर बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, दाब भी बढ़ेगा। गैस में मोलों की संख्या बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ये समानुपाती होगा गैस के मोलों की संख्या, ऐसा कुछ रिलेशन है। तो ये सब प्रवचन क्यों दिया गया, देखिए, इसलिए ताकि हमको आदर्श गैस समीकरण अभी पहले जिक्र किए थे ना, वो समझ जाए। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, ठीक है, और इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। अब क्या करें, जैसे करते आते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से। समीकरण 1, 2 व 3 से क्या देखें, ये P P P एक तरफ है। इसका मतलब क्या है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये समानुपाती में क्या है, n है, समानुपाती में t है, समानुपाती में n है, समानुपाती में t है, व्युत्क्रमानुपाती में v है। तो देखिए ध्यान से इधर, अब मेरे को एक बात बताओ, जब हमने इसको इतना निकाल लिया तो हमको पता है, अब ये समानुपाती का चिन्ह जब भी हटता है गणित में तो कोई ना कोई स्थिरांक लगता है। गैस की बात हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है, एक स्थिरांक जो लगाएंगे उसका नाम दिया जाएगा R, या अपनी मर्जी, लेकिन R को स्थिरांक के रूप में लिया गया है। तो चलिए भैया, ज़्यादा छेड़खानी करना सही नहीं है, जो स्थिरांक लिया गया है उसी को रखते हैं। तो P बराबर nRT बटे V हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए, इसको और आगे हल कर लेंगे, तिर्यक गुना करें तो फिर क्या हो जाएगा, PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो यही तो हुआ क्या, आदर्श गैस समीकरण, यही तो है ना आदर्श गैस समीकरण, इसी को आइडियल गैस इक्वेशन। तो मैं यहाँ पास समझाया कि PV बराबर nRT कैसे होता है। ये हालांकि हमने
द्रव्य की अवस्थाओं में पढ़ रखा है, फिर भी रिवीजन हो गया होगा। और दूसरी बात ये इसलिए बताया जा रहा है कि असामान्य ताप एवं दाब की स्थिति में, मतलब एसटीपी और एनटीपी की दशा के अलावा अगर हमको मोलों की गणना करनी हुई तो हम इस फार्मूले से जाएंगे। ये बात समझ गए? तो चलिए लगे हाथ, यहाँ पास एक बात आ रही है। ये आर जो है, ये आर है ना, इसको मैंने कहा है गैस स्थिरांक। क्या कहा है? गैस स्थिरांक। इसके पहले बाकी सब का मान तो मैं क्या क्या नाम होता है बता ही दिया है। लिखना चाहो तो यहाँ और लिख लेना। P बराबर दाब, T बराबर ताप, N बराबर मोलों की संख्या। तो R जो गैस स्थिरांक है, इस गैस स्थिरांक को सार्वत्रिक गैस स्थिरांक कहा गया। क्या कहा गया? सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। कब कहा गया, क्यों कहा गया? या फिर हम कहें कि जैसे हमने यहाँ P बराबर लिखा है, PV बराबर लिखा है, वैसे एक संबंध ऐसे भी तो हो सकता है कि PV बटे NT बराबर R, हो सकता है ना। चलिए, तो ये R स्थिरांक को हम निकाल लेते हैं कि इसकी इकाई क्या होगी, कौन कौन से कंडीशन में ये R के मान क्या क्या होंगे। इतने को तो पूरा आप आराम से बनाओ, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डाल लेना। क्या क्या हेडिंग डालेंगे? R का मान व इसकी इकाई। R के मान व इसकी इकाई लिखे हैं ना सब? चलिए लिख लो भाई। R का मान व इकाई देखेंगे ध्यान से इधर। देखो, मुझको लगता है कि ये चीज़ बता देना चाहिए, तो साथ ही साथ ये हो रहा है। तो आपको ये नहीं समझना है कि हम मुख्य विषय वस्तु से बाहर हो रहे हैं। सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आंकिक में इसका बहुत प्रयोग आता है। कई बार हमसे आंकिक गलत होगा। ये छोटी छोटी गलतियाँ जब हमसे होंगी तब। मैं बारंबार बोल रहा हूँ मैं कि गंभीरता से पढ़ो, गंभीरता से समझो छोटी छोटी बातों। देखिए, छोटी छोटी बातों को यदि हम अगर गंभीरता से नहीं समझेंगे तो क्या होगा? हवा हवाई। इसमें आर में क्या है, इसका मान इतना इतना होता है, डायरेक्ट लिख दे। और अगर तेरे को यूनिट फंसा के बता दिया तो फिर क्या करोगे भैया? इसलिए समझो आर का मान व इकाई कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है। इसको हम आर को बोलेंगे क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। और आप लोगों ने मेरे को क्लास में ज़्यादातर देखा होगा कि अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी ज़्यादा लिखता हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी लिखना हूँ, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखो, आप प्रयास करो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी लिखो। सार्वत्रिक गैस स्थिरांक तो PV बराबर nRT, तो अभी आदर्श गैस समीकरण से हमको पता है, लिख लेना। तो यही तो बोला था मैं, R बराबर ये कैसे हो जाएगा? ये PV, ठीक है, बटे NT। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। अब इसको सार्वत्रिक गैस स्थिरांक कहा गया, तब तो कुछ कंडीशन भी होगा भाई। क्यों कहा गया? देखिए, हम क्या करते हैं, मान लिया जाए n बराबर ले लेते हैं 1 मोल। बोलते चलो n बराबर कितना ले लिए? 1 मोल। अब क्या करते हैं, दाब जो है उसको भी 1 वायुमंडली ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 1 वायुमंडली ले लिए। ताप जो है इसको भी ले लेते हैं 273 केल्विन। ताप को कितना ले लिया गया? 273 केल्विन। और आयतन जो है इसको भी ले लेते हैं 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। ध्यान से समझो, कंडीशन है n बराबर 1 मोल, P बराबर 1 ATM, T बराबर 273 केल्विन, V बराबर 22.4 लीटर। ठीक। अब ये सबको बदलना मैंने सिखाया है। इसको पास्कल में कैसे बदलेंगे, लीटर को मिलीलीटर में कैसे बदलेंगे, केल्विन को सेंटीग्रेड में कैसे बदलेंगे, कभी भी प्रयोग करा सकते हैं। देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, ये सब के मान यहाँ रखता हूँ। इसको समीकरण 1 दे दें? चलो दे दो। लिखो समीकरण 1 में निम्नलिखित मान रखने पर, में ये उपरोक्त मान रखने पर, उपरोक्त मान रखने पर, उपरोक्त मतलब कौन सा उपरोक्त? ये वाला उपरोक्त, ठीक है।
या इसको समीकरण 1 कहते हैं तो इसको समीकरण 2 कर दो, समीकरण 1 समीकरण 2, क्योंकि आर की वैल्यू हमको निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझे इधर, आर बराबर जो जो दिया है वो लिखो। क्या दिया है, 1 ATM। 1 ATM किसके लिए है, इसके लिए है, दाब के लिए। आयतन कितना दिया है जी, 22.4 लीटर। अब देखो इसके साथ एन का मान दिया है कितना, 1 मोल, 1 मोल, और कुछ है टी, ताप का मान कितना दिया है, 273। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझो इधर। ये आर बराबर मैं सीधा सीधा 22.4 बटे 273, जो जो अंक की संख्या है उसको एक तरफ, ये एटीएम, एटीएम है, एक एटीएम मतलब एक, और यहाँ लीटर को लीटर लिख देते हैं। क्या क्या बचा यहाँ, मोल भी बचा, केल्विन भी बचा। तो देखिए इसको मोल और केल्विन को के लिखता हूँ, एक ही मतलब, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, इसको हल करना और बताना वैल्यू कितना आ रहा है। देखिए इसको जब हल करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, करो गुना भाग, मिला। तो देखिए भैया 0.0821 ATM लीटर, और यहाँ आ जाएगा मोल और आ जाएगा केल्विन। तो लगभग आर का मान इतना, देखो जब भी क्वेश्चन है उसमें ऐसा लिखा रहता है ना, आर बराबर 0.0821 ATM लीटर, हाँ, और मोल केल्विन, ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन आर का मान जब ऐसा लिखा रहेगा तब तो ठीक है। एटीएम की जगह अगर पास्कल लिख दिया या लीटर की जगह मिलीलीटर लिख दिया, ऐसा भी तो सकता, केल्विन की जगह सेंटीग्रेड लिख दिया, तब क्या करोगे। तो देखिए इसके बारे में हमको कुछ जानकारी होनी चाहिए। अब याद करो जो हमारा बेसिक वीडियो था जिसमें हमने प्रेशर को कन्वर्ट करना सिखाया था, याद आ रहा है कुछ, फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेशन। तो वहाँ से क्या देखे थे, समझना ध्यान से इधर, क्या देखे थे, 1 ATM बराबर 1.013 गुना 10⁵ पास्कल, ऐसा ही कुछ था, हाँ या नहीं बोलो। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो 1 ATM है, तो इसकी जगह मैं ये मान रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, 1 लीटर बराबर हमको पता है 1/1000 घन मीटर, कितना होता है, हाँ हाँ कि नहीं, होता है ना, मिलीलीटर होगा जी, क्या होगा, मिलीलीटर। अब मेरे को एक बात बताना, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर बराबर, अच्छा रुको रुको, ये सही है, ठीक है ठीक है। यहाँ मिलीलीटर का रिलेशन निकालना चाहे तो मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन मिलीलीटर के लिए क्या है, 10⁻³ बराबर मिली बताया हूँ ना, ओके। ठीक है, डाउट नहीं पालना, देख लो सही है। ये ऐसे जाएगा तो इसको 10⁻³ ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब ध्यान से समझना इधर, मैं क्या कर रहा हूँ, लीटर मिलीलीटर ये रिलेशन तो आपको मालूम ही है। अब हम ये दोनों की वैल्यू यहाँ भी तो रख सकते हैं, इसको समीकरण नंबर कौन सा दे दें, चलो इसको समीकरण 3 दे देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखो, समीकरण 3 में यदि हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा रे, आर बराबर 0.0821 ATM की जगह इतने को रख देते हैं, रख दिया जाए, हाँ या नहीं बोलो, रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 1.013 गुना 10⁵5 पास्कल, इकाई लिखना जरूरी है, 10⁻³ MQ, ठीक है।
समझ रहे हैं बात? ठीक है, लीटर मिलीलीटर रिलेशन पता है ना। अब क्या करते हैं, घन मीटर ये सब बता दिया हूँ मैं। इसको सॉल्व कर सकते हैं और कुछ इसके जगह भी रख दें क्या? अभी तो फिलहाल इसको देखो, तो इसको क्या करते हैं, मोल को मोल ही रहने देते हैं और केल्विन को केल्विन ही रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व किया गया, इसको सॉल्व करने के बाद आर की वैल्यू आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8.314। अब देखना इधर 8.314 तो आ गया, लेकिन इस रूप में आया, जूल पर मोल केल्विन। अब आप बोलेंगे सर ये ऐसे कैसे आ गया? पूछो कैसे आ गया। सुनो, आसान सी बात है, याद होगा तो मैंने क्या बताया था रे, ये बताया था, देखना कहाँ पास, इसको देखो, ये पास्कल है और यहाँ पास क्या है और यहाँ पास क्या है, गौर फरमाओ। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, वर्क इज इक्वल प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ये दाब है, क्या है, दाब। ये क्या है, आयतन है, इसके बराबर होता है कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ये बात समझ गए, इसलिए इसकी इकाई डायरेक्ट लिख दे, और ये तो जैसे का तैसे है, बात समझ गए। आर बराबर 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो हो गया हमारा आर का मान, लेकिन हम मुख्य रूप से इस बिंदु के ऊपर बात कर रहे हैं जी, असामान्य ताप एवं दाब की स्थिति में क्या मोल की गणना कैसे करोगे। ये तो क्या था, एसटीपी पर, देखो दोनों लिखा हुआ हूँ मैं, इसकी गणना इस समीकरण से करनी है, और ये तो एसटीपी कंडीशन है। ठीक है, एक सवाल हल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ें। देखिए, चलिए सवाल लिखिए। CO2 गैस के लिए लिखो, CO2 गैस के लिए, CO2 गैस के लिए n का मान क्या होगा जब T बराबर कितना दिया है, देखो 546 केल्विन दिया है यहाँ, और वायुमंडलीय दाब दिया है 2 वायुमंडलीय, है ना। आयतन का मान दिया है 11.2 लीटर। ठीक, तो कुल मिला के हमको निकालना है n। ये सवाल है हमारा। चलिए, बनाओगे, छोड़ दिया जाए कि बताएं कैसे बनाएंगे, बताओ। अरे भैया, आदर्श गैस समीकरण का जो रिलेशन निकला है, n बराबर पीवी बटे आर टी, ये लिख लेंगे। अब कुछ आइडिया आया? ये देखो, सामान्य ताप दाब नहीं है, लेकिन ये सब में वैल्यू रख दो, आंसर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं ध्यान से, लेकिन NCO2 इज इक्वल, कितना दिया है दाब, 2 ATM, आयतन कितना दिया है, 11.2 लीटर। देखना रे, ये डाटा देखना, तो भी 11 का फिर जानते हो ना, धोखा से कुछ भी लिखा जाता है। ये 11.2 है ना भाई, चेक कर लो एक बार, लीटर। उसके बाद आर का मान, टी का मान, ठीक है। यहाँ पास एक रास्ता है, हमको ये बताना है n बराबर CO2 क्या हो जाएगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, एक रिलेशन था पीछे, ध्यान दो,
R बराबर 22.4 बटे 273, ये ATM लीटर, और उसके बाद था मोल और केल्विन। ये ऐसे ही था क्या? ध्यान से देखो, हाँ या नहीं बोलो। ऐसा था, बिल्कुल ऐसा था। अब आप बोलोगे सर इसको क्यों ला लिए, बता रहा हूँ। इसको हम सॉल्व किए थे आगे, और सॉल्व किए थे और क्या आया था जी, 0.0821 ATM लीटर, उसके बाद मोल केल्विन, ये आया था। फिर इसको सॉल्व किए थे, फिर इसको जूल में बदल दिए थे, ये भी पता है। इसकी वैल्यू भी बदल गई थी, ये सब। इसको पास्कल में है ना, इसको फिर MQ में बदले थे ना। अब सुनिए मैं क्यों बता रहा हूँ। ये डाटा दिया है 11.2, तो यही तो आगे चल करके R की वैल्यू रखनी है। R चाहो तो डायरेक्ट इसको लिख लो, इसको लिखोगे तो काटने छाँटने में समस्या है। रास्ता देखें, R का मान यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से उतार रहा हूँ, इसी को R का मान लिख रहा हूँ यहाँ से, तो कितना आ जाएगा? R का मान कितना दिया है? 22.4 बटे 273। इकाई लिखते चलना है, मैं बोला हूँ। ATM को ATM, लीटर को लीटर, और मोल को मोल, केल्विन को केल्विन। T बराबर कितना दिया है जी? 546। देख लो, मेरे ये सीट में केवल क्वेश्चन है ना, सॉल्यूशन नहीं है। ध्यान दो, इधर समझो बातों को, ऐसा हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे। अब मैं क्या करता हूँ, जो करते हैं उसको काट देते हैं। ध्यान से समझो क्या क्या कट सकता है, क्या कट सकता है। देखिए ये जो अंक है, एकम दूनी, 11.2 22.4 होगा कि नहीं होगा? दोनों का दशमलव खसका लो, ज़्यादा है तो। ये सब तो सामान्य मैथमेटिक्स आता होगा आपको। अब क्या करते हैं, देखो रीडिंग लेता हूँ, समझ आ रहा है ना। ये दोनों कट गया, अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ATM से ATM कट जाएगा, लीटर से लीटर कट जाएगा। अब देखिए 273 जो है एकम, और दूनी 546। कैसे कैसे कटा है? सबसे पहले इसको काटा, एकम दूनी, ठीक। ATM ATM, लीटर लीटर, और 273 एकम, और ये 546 का सीधा दूनी होगा ना। देख लो भैया, 273 273, 3 3 6 7 7 14, ये 5 46 आया ना। अब देखो और कुछ बच रहा है, कट रहा है। तो अंत में क्या निकाल सकते हैं हम लोग? और कुछ है? केल्विन नहीं कटेगा क्या? कट जाएगा। कहाँ से कटेगा? यहाँ पास केल्विन होगा ना, ये ताप दिए है इतना केल्विन, ये केल्विन से ये केल्विन काट दो। अब हमको NCO2 निकालना है, तो मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? ये ऐसा सवाल तो हम करते रहते हैं। देखिए सवाल आसान था भी नहीं भी था, दिमाग लगाओगे तो आसान है। इसको 0.5 मोल भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मिलीमोल, माइक्रोमोल, ये सब आता है आपको बदलने। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा कि असामान्य ताप एवं दाब की स्थिति में मोल की गणना कैसे करेंगे गैस के लिए, ठीक है। सामान्य स्थिति के लिए भी देख लिए, असामान्य स्थिति के लिए भी देख लिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट की विभिन्न पदावली, वैसे तो अथाह है मोल, ठीक है, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री की धड़कन है कहूँगा मैं। ये समझ गए तो मान के चलो हमारा बहुत सारा अध्याय फिजिकल का हमको पढ़ने में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो इतना तो उतारो। उसके बाद मेरे को ये लगता है कि जैसे भार पढ़ रहे थे, अभी क्वेश्चन देख रहा था मैं NCERT के, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि उसमें क्या किया है कि AMU लिखा है। तो कई लोग पूछ रहे थे सर ये AMU क्या होता है। इसके बाद मैं थोड़ा सा वो AMU क्या है उसको बता देता हूँ, उसके बाद इसके एप्लीकेशन देख लेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, क्या डाल सकते हैं?
की एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। क्या हेडिंग डालने बोला मैं, एटॉमिक मास यूनिट। अब उसका हिंदी मत खोजो यार, उसको वैसे ही लिख लो, ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। और लिखना चाहो तो लिख लो। एटॉमिक को क्या बोलेंगे, एटम मतलब अणु, मास मतलब द्रव्यमान, यूनिट मतलब इकाई, जैसे भी लिखना चाहें। मैं तो उसको वैसे ही लिख रहा हूँ। एटॉमिक मास यूनिट की अवधारणा, क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट की अवधारणा, एटॉमिक मास यूनिट की अवधारणा, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट की अवधारणा या AMU, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। तो ये AMU कहना ज़्यादा सरल है ना भाई, ठीक है। इसका मतलब यही तो हुआ, एटॉमिक मास यूनिट। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हम बात करें कि पुराने ज़माने में सोचिए कि किसी भी अणु या परमाणु, एटॉमिक मास यूनिट मतलब, एटम मतलब मैं क्या बोला था, मॉलिक्यूल मतलब अणु, एटम मतलब परमाणु ना, ध्यान देंगे, सुधार लेंगे अगर मिस हुआ है तो। मैं ये बोल रहा हूँ पुराने ज़माने में ये एटम जो हैं इसका मास कैसे निकालते रहेंगे, जरा सोचो। और दूसरी बात, अगर निकल भी जाता रहा होगा मास, तो क्या जो मास निकला था या मास निकालते थे वो सही होता रहा होगा? सोचिए, एक मिनट सोचिए फिर जवाब दीजिए। तो भाई ऐसा कुछ तो कारण होता होगा, या ऐसा कोई भी आधार होता होगा या होता रहा होगा जिससे निकालते थे कि हाँ भैया ये फलाना परमाणु है, इसका भार इतना होगा, इसका भार इतना होगा। ठीक, निकाल भी लेते रहे होंगे तो कैसे, कुछ तो पैमाना रहा होगा। या मैं कह दूं कि किसी के सापेक्ष निकालते होंगे। मान लो ऐसे में तो दुनिया चल रही है, चलते आ रही। जैसे हमको जाना है कहाँ, मार्केट जाना है। अब मैं बोलूँगा चलो 1 किलो आलू दो, तो 1 किलो आलू में वो क्या करेगा, किलो बाट लगाएगा या डिजिटल बैलेंस से देखेगा, तो उसमें कुछ अंक सेट है, तो उसको मापदंड बनाया है, इतना वजन 1 किलो होगा, इतना आधा किलो होगा, इतना 2 किलो होगा। तो ठीक वैसे ही भैया परमाणुओं को भी मापने की, या कह दें उसके भारों को मापने के लिए, निकालने के लिए कुछ तो पैमाना रहा होगा, किसी न किसी के सापेक्ष तो मानते रहे होंगे। तो हम जैसे कह देते थे, पुराने ज़माने की बात है ना भाई, यही सुनते हैं कि हाइड्रोजन के सापेक्ष निकाला जाता था। हाइड्रोजन को मान लो 1 और मान लो किसी को आ गया 15, तो उससे घटा दो या कह दो कि उसका 15। जैसे मैं आपको पूछ लूँ कि आपकी उम्र क्या है, सोचो कितनी है उम्र, 40-50, 15-16, जितना भी होगा, तो किसी के सापेक्ष मापा गया। किसके सापेक्ष, 0 के सापेक्ष। तो भैया ऐसा चलता है फिजिकल में, ऐसा चलता है मैथ्स में, माना। तो ठीक वैसे ही मैं कुछ बात बताने का प्रयास करता हूँ और इससे इसको थोड़ा सरल करते हैं, ठीक है। तो पुराने ज़माने की बात में अनुभवी जन, हालांकि जो जिस माध्यम से मापते रहे, फिर उसमें ऐसा लगा कि नहीं, इसमें संशोधन होना चाहिए, ठीक है, बहुत सारी कमियां रह गई। तो फिर क्या किया गया, तो उन्होंने ये सोचा कि हाइड्रोजन की जगह हम कोई एक ऐसा एटम चुन लें, ठीक है, ऐसा कोई परमाणु चुन लें कि जिसके अंदर एक लीडिंग क्वालिटी हो, प्रतिनिधित्व करने की क्षमता हो, और उसके सापेक्ष हम क्या कर लेंगे, सबके द्रव्यमान को कैलकुलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे। आप ऐसे समझ जाइए, स्कूलों में क्या होता है, सालाना, अच्छा कक्षा के अंदर समझ जाओ, आपको मॉनिटर चुनना है,
कक्षा नायक। तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि वो डेली स्कूल आता है कि नहीं आता है। अटेंडेंस इम्पॉर्टेंट है, जैसे अभी अटेंडेंस इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि उसको मॉनिटर चुना जाएगा जिसमें थोड़ी सी क्वालिटी हो, पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटी में भी। ठीक है। अगली बात यह है कि वो ज़्यादा लेजी ना हो, सुस्त ना हो, या मैं कह दूँ ज़्यादा अक्रिय ना हो, थोड़ा सक्रिय हो। हाँ, लेकिन शर्त के साथ। सक्रिय कहने का मतलब उतना भी सक्रिय मत हो जाए ओवर, वो भी सही बात नहीं। ठीक है। और ख़ास करके हम ये देखते हैं कि एक ही क्लास में अगर उनके 2 से 3 अगर रिलेटिव संबंधी हैं और कोई बच्चा कंप्लेन कर देता है, नहीं सर इसके तो 2 से 3 भाई बहन हैं, तो हम उसको मॉनिटर नहीं बनाते। आपको लगा होगा इतने गहरे गहरे केमिस्ट्री के बीच में ये कहानी कहाँ से आ गया। देखो, कहानी की कुछ बातें हैं। तो एक मैडम इसको अपने ढंग से बताती थी, तो मेरे को लगा इसको थोड़ा सा ऐसे बताना चाहिए। सुन लो ध्यान से। तो हम इस कहानी को ऐसे याद रख सकते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट का कॉन्सेप्ट ऐसे आया होगा। कैसे आया होगा भाई? तो मैंने कहा मुख्य मुख्य बातें जो कक्षा नायक बनाने के लिए आवश्यक होती है ना, उसको लिख लेते हैं कि कक्षा नायक का चयन कैसे करते हैं। इसको कॉपी में मत लिखना, मैं लिख रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले तो देखा जाता है उपस्थिति। ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो उदासीन या सुस्त या अक्रिय ना हो, अक्रिय ना हो। तीसरी बात ये है कि वो ज़्यादा ओवर भी ना हो। और तीसरे कह दें भाई बहन ना होकर दो। ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं। अच्छा नायक का चयन हम इस आधार पे चुनते हैं। उपस्थिति को हम क्या कह देंगे भैया? इसका अटेंडेंस। मैं क्या बोल रहा हूँ? कक्षा नायक का चयन हम उस आधार पे करेंगे कि उसकी उपस्थिति, अटेंडेंस बेहतरीन हो, उदासीन सुस्त अक्रिय ना हो, है ना। अक्रिय को क्या कहते हैं रे? इनएक्टिव कह दो, है ना। और ज़्यादा ओवर ना हो तो नॉट मोर रिएक्टिव, ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी ना हो, और भाई बहन ना हो। तो देखिए ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? तो ये एक तलाश रही ऐसे एटम की जो पूरे मास निकालने के लिए क्या कर सके? लीडिंग कर सके, प्रतिनिधित्व कर सके। तो हमने ऐसा एटम चुना है, विशेषज्ञों ने चुना है, और उसका नाम क्या था जी? C12 कार्बन 12। तो देखिए जैसे कक्षा नायक का चयन इन बिंदुओं पे किया गया, वैसे ही इसका चयन, ये अटेंडेंस है तो इसका एबंडेंस। एबंडेंस मतलब उपलब्धि। उपलब्धि के मामले में 5वां नंबर है ना, पता है। उपस्थिति, ये उपलब्धि, इसकी उपलब्धि इतनी है, बताओ। और ये बोल रहा हूँ कि उदासीन सुस्त अक्रिय ना हो, ना हो, इनएक्टिव ना हो। तो मैं यह कह दूँ कि ये इनर्ट गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, ऐसे भी एकदम सुस्त मत बैठे रहे क्लास में, वैसे भी दूसरा लक्षण मिल गया। तीसरा ये है कि ज़्यादा ओवर भी ना हो, मतलब ये मोर रिएक्टिव, ज़्यादा क्रियाशील भी ना हो। इसको क्रियाशील लिख लो, ज़्यादा क्रिया
ज़्यादा क्रियाशील भी ना हो, ठीक है, मोर रिएक्टिव नहीं हो, ये भी गुण पाया जाता है। अब भाई बहन ना हो, इसको क्या कह सकते हैं कि कार्बन के आइसोटोप्स, जिस समय इसको मानक माना गया ज़्यादा नहीं थे, हालांकि अभी 3 हैं और ऐसा कहा गया कि 2 और हैं, ये सबको पता है। तो ये सब बातें रही, इसके आधार पे C12 को क्या चुना गया, क्या चुना गया भैया, मॉनिटर चुना गया। अब मॉनिटर तो चुन लिया गया, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, तो किसी भी एटम का जो मास है उसको किस में मापेंगे, ये समस्या रही। तो इसी के लिए तो आया है ये AMU का कॉन्सेप्ट। देखेंगे ध्यान से इधर, मास ये मॉनिटर का चयन करने के बाद क्या किया गया, ध्यान से सुनो, कि किसी भी एटम का जो मास होगा, किसी भी एटम का जो मास होगा, मॉनिटर चुन लिया गया। अब कुछ नियम कानून बनाए गए, किसी भी एटम का मास किसमें मापा जाएगा, बोले तो बोले AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट में मापा जाएगा। ठीक है, आजकल क्या किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट की जगह U लिख दिया जाता है। तो U का मतलब क्या है, यूनिफाइड मास। ठीक है, अब देखिए, किसी भी एटम का मास AMU, तो यहाँ पास कक्षा नायक का चयन, तो यहाँ पास मैं प्रतिनिधि का चयन लिख लेता हूँ। किसके लिए, मास डिटरमिनेशन के लिए, लिख लो, मास निर्धारण के लिए। नहीं तो पता चला इसी का स्क्रीनशॉट ले लोगे और बोलोगे कक्षा नायक का चयन सिखा रहे। ठीक है, देखो मैं समझा रहा हूँ भैया, ठीक है, बातों को समझने का प्रयास करो, तिल का ताड़ नहीं बनाना है। ठीक, अब मैंने ये कहा, मॉनिटर के चयन होने के बाद किसी भी एटम का मास AMU में क्या किया जाएगा, मापेंगे, निर्धारित करेंगे। अब यहाँ पास बात आती है कि जो किसी भी एटम का मास AMU में तो मापेंगे, अब मॉनिटर चुना गया किसको, किसको, वेरी गुड, कार्बन को, C12 को। तो थोड़ा सा इंग्लिश में लिखूं या हिंदी में लिख लो, C12 का मास या द्रव्यमान कितना मान लिया गया, 12 AMU मान लिया गया। हालांकि आप बोलोगे होता है, ठीक है, मान लिया गया। ध्यान से समझो ये पॉइंट, कार्बन 12 का जो मास है, द्रव्यमान है, कितना मान लिया गया, 12 AMU मान लिया गया। AMU मतलब समझ गए, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पास बात आता है कि कार्बन 12 का द्रव्यमान तो 12 AMU मान लिया गया, लेकिन आपको पूछा जाएगा 1 AMU, इसका मतलब क्या होगा। लिख सकते हैं यहाँ पास, क्या लिख सकते हैं, चूंकि जबकि जमा सकते हो ना, 1 AMU बराबर कार्बन 12 का द्रव्यमान या मास बटे 12, ऐसे निकाल सकते हैं। तो लो भैया, एक फार्मूला आ गया, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर मास ऑफ C12 कार्बन अपॉन 12, एक फार्मूला हो गया। अब देखते हैं आगे की कहानी। अब मेरे को एक बात बताना, इधर ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो इधर। मैं कहता हूँ कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, परमाणु भार जी, ये परमाणु भार है ना, कितना होता है, कार्बन को C लिखता हूँ डायरेक्ट, समझ जाओगे ना। कार्बन का परमाणु भार, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, अभी से क्या है,
ठीक है, कितना हो जाएगा 12 ग्राम प्रति मोल, ऐसे लिखना है बोला हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, 12 ग्राम प्रति मोल। कार्बन का परमाणु भार ऐसे पूरा चार्ट बनाए थे ना, चौराहा वाला। ठीक, अब क्या करना है देखिए, इधर मैं ये कह रहा हूँ, अब यहाँ ऐसे तो लिख सकते हैं, चूंकि 6.022 गुना 10⁻23, इसको कौन सा नंबर बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, कार्बन का एटम या परमाणु, इसके बराबर कितना होता है 12 ग्राम। तो ये बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, अरे भैया 12 ग्राम प्रति मोल है, तो एक मोल में तो इतना होगा, तो एक मोल मतलब इतना कार्बन का परमाणु बराबर 12 ग्राम। पहले सिखा रखा है मैंने, ध्यान से देखो वीडियो। तो इतना कार्बन का परमाणु बराबर 12 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पास मैं बोलता हूँ, मान लो इतना कार्बन का परमाणु 12 ग्राम, तो एक कार्बन का परमाणु, इतने कार्बन का परमाणु 12 ग्राम के बराबर है, तो इतने कार्बन का परमाणु कितने बराबर होगा 12/6.022 गुना 10⁻23, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12/N1। इसको एवोगैड्रो नंबर को N से दर्शाते हैं, लिख सकते हैं, हाँ या नहीं बोलो, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऊपर का मिटा रहा हूँ, ध्यान से समझना इधर बातों को, है ना। यहाँ से यहाँ तक मिटा दिया जाए, यहाँ से यहाँ तक मिटा रहे हैं। ये यहाँ तक। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक की कहानी है। ठीक, ये यहाँ तक निकालें, एक कार्बन का परमाणु बराबर 12/N होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पास बात है 1 AMU, ये देखो 1 AMU बराबर कार्बन 12 का द्रव्यमान बटे 12 है कि नहीं है। वेरी गुड, यही तो जानना चाह रहा हूँ मैं। तो देखिए कार्बन 12 का द्रव्यमान कितना है भैया, 1 MU बराबर बताओ। कार्बन 12 का द्रव्यमान जी, मास 12 ग्राम। वेरी गुड। अब ये बोल रहा है कि इतना तो हमने निकाला है, कब, जब इतने मोल हुए, तो 1 AMU निकालना है, तो कार्बन 12 का द्रव्यमान मास बटे 12। इस फार्मूला से अगर सोचें तो देखिए गलती कहाँ पास होगी। इतने मोल कार्बन परमाणु बराबर 12 ग्राम है। अब एक कार्बन का परमाणु बराबर 12/6.022 गुना 10⁻23 होगा ना, 12/N लिखते हैं। इस सूत्र को समझो, इस सूत्र को समझ रहे हो। कार्बन 12 का द्रव्यमान बराबर, मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ ये बताओ। यहाँ लिख लो डायरेक्ट 12/Na, और ये नीचे में तो 12 है ही, ऐसे बता रहा हूँ मैं। अब समझ आया, यही पूछ रहा हूँ। इसी को तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 12 क्या आएगा Na, और ये 12 तो नीचे में है ही। या कर दो यहाँ समीकरण 1 दे दो इसको, समीकरण 1 से ऐसे लिखो, इससे समझ आता है तो ठीक है। या कहें इसको समीकरण 2 दे दो, लिख लो समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, ऐसे जैसे भी हो, लेकिन समझ आना चाहिए मान रखने पर। अब इतने बड़े हो गए हो तो मुझको तो ये लगता है ये जनरल बेसिक आता होगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना। 1 AMU बराबर हमको मिल गया ये तो ग्राम था ना भाई, तो ग्राम को ग्राम में लिख सकते हैं। कहाँ गया रे, ये ग्राम आएगा यहाँ, यहाँ भी ग्राम लिख सकते हैं, मास है तो मैं सीधा सीधा यहाँ लिखता हूँ इतना ग्राम, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। तो देखिए एक समीकरण, 2 समीकरण, जरूरत पड़ जाए तो इसको भी तीसरा नंबर का समीकरण बना के रखते हैं। अब देखेंगे ध्यान से, कुछ रास्ता निकल रहा है। हम क्या करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर
1/6.022 गुना 10⁻23। ठीक है, हाँ या नहीं बोलो? ठीक है। अब जो कन्वर्जन किया गया उसको मैं यहाँ एक तरीके से बता रहा हूँ। क्या करते हैं हम लोग, 10 और 10 का गुना कर देते हैं। इसलिए गुना कर रहा हूँ क्योंकि एक AMU की वैल्यू मेरे को मालूम है, 10/6.022 गुना 10⁻24। ये 24 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ऋण 24 हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करते हैं तो एक AMU का मान आता है हमारा 1.66 गुना 10⁻24 ग्राम। ये बताना चाह रहा हूँ, देख लो ध्यान से। ग्राम तो सब में है ना भाई, ग्राम कहाँ से आ गया ये नहीं सोचना। इसको सॉल्व किया गया तो एक इसका मान कितना आ गया, इसको हल किया गया। अब आपको बोलोगे मान लो ये 10-10 को नहीं लगाते तो यहाँ से हल करोगे इतना आता, तो आपको क्या करना पड़ता, मेरे को ये वैल्यू लाना है, इसकी घात 24 कहाँ से आएगा? तो सीधा सीधा है भैया, ये जुगाड़, 10-10 को ऊपर नीचे गुना कर दो, हल कर लेना, आ जाएगा ये। तो एक बात बताइए मेरे को कि एक AMU बराबर 1.66 गुना 10⁻24 ग्राम लिखे हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे परिभाषित किया गया है इसमें लिखा ना, 1 AMU बराबर कार्बन 12 का द्रव्यमान बटे 12। एक रास्ता निकाल के रखते हैं, कहाँ लिखूँ, मिटाना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता मिटाऊँ। चलिए यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट बराबर कि मास ऑफ एटम इन ग्राम, परमाणु का भार इसमें ग्राम, परमाणु का भार ग्राम में, जैसा भी लिखो, बटे क्या हो जाएगा जी, एक AMU की वैल्यू रखेंगे तो 1.66 गुना 10⁻24 ग्राम प्रति AMU। ऐसा हो सकता है, हाँ या नहीं बोलो? हो सकता है। तो बताइए, और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दिमाग लगाओ। अरे भैया ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, AMU ऊपर चला जाएगा। हाँ, तो ये फाउंडेशन आपको याद रखना है, यहाँ से हम सवाल बना सकते हैं, ध्यान दो। ठीक है, तो जितना भी ये डिब्बा में रखे गए फार्मूले हैं याद रखने हैं, समझने हैं। एक AMU बराबर 1/Na ग्राम, Na का मान एवोगैड्रो संख्या है। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, यहाँ वैल्यू रखा है। या सोचो अगर ये डायरेक्ट नहीं पता तो यहाँ से तो पता है ना भाई, एक AMU की कहानी क्या है, कार्बन 12 का द्रव्यमान, इसको 12 से भाग दिए, उसके बाद क्या किए, हमको वैल्यू निकली है, जब इतने मोल कार्बन का परमाणु इतना ग्राम होता है, तो एक कार्बन का परमाणु, ठीक है, 12/N। इस मान को इस समीकरण में रख दिए, यहाँ लिख के बताने का प्रयास भी किया है, उसी को तो आगे हल किया हूँ मैं। ठीक है, निकल गया। Na की वैल्यू रखे तो मेरे को पता है डाटा इतना आता है, इतना लाने के लिए रास्ता, मैं पूरा लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, जितना काम का है उतना देखो। ठीक है, एकदम हायर मैथमेटिक्स नहीं जाना, इतना क्यों हुआ, 8.314 क्यों हुआ, हाँ इतना ही क्यों आया, ये सब मत सोचो, बस कुछ जानकारी हो जाए कि ये डाटा हमको पता होना चाहिए, हम किसी को बता सकें हाँ इसकी कहानी ऐसी भी। ठीक है, चलिए एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट से संबंधित इधर कर रहा हूँ। देखिए एटम का मास अलग बात है और AMU अलग बात है, इसको समझाता हूँ। दिखाई दे रहा है यहाँ जी? ठीक है, मेरे को लिखते नहीं बनता यार, इधर अंदर घुस के इसका नहीं, इधर छूट जाता है। हाइड्रोजन एटम का जो मास है, द्रव्यमान है, वो कितना है, 1.67
इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, लगभग ऐसे समझ आ रहा है। ये कहाँ गया, एक ये एम यू। ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात बताना, मैंने कहा एटम मास और ए एम यू, ध्यान से समझो इधर, लेकिन मैं आपको ये बोलूं ये तो ग्राम में, इसमें है ग्राम में। अब ए एम यू का ग्राम में रिलेशन तो हमने पढ़ा है, देखो ध्यान दो इधर। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान या मास लिखो, हाइड्रोजन का मास, नहीं समझ आ रहा है तो द्रव्यमान एएमयू में, ग्राम में तो हमको पता चल गया 1.67 में 10 की घात ऋण 24 से, लेकिन अगर हाइड्रोजन का मास या द्रव्यमान एएमयू में पूछा जाए तो क्या होगा, एक हिसाब से सवाल है, मान लो एग्जाम्पल मानो, सवाल मानो, जो भी समझो। देखिए तो हम क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला लेंगे, परमाणु का भार ग्राम में बटे 1.66 गुना 10 की घात ऋण 24 ग्राम पर एएमयू लगाएंगे, लगाइए सीधा सीधा, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एएमयू बराबर 1.67 गुना 10 की घात ऋण 24 ग्राम, इकाई लिखना जरूरी है ना, 1.66 गुना 10 की घात ऋण 24 ग्राम पर एएमयू। ठीक है, हाइड्रोजन एटम है ये ना, H है ये H, हाइड्रोजन एटम का द्रव्यमान या मास कितना ग्राम दिया है, तो हाइड्रोजन का मास ग्राम में दिया है, तो मेरा सवाल ये है कि हाइड्रोजन का जो मास है वो एएमयू में क्या होगा। ठीक है ना, सवाल समझ लो पहले अच्छे से, हड़बड़ाओ मत। तो फार्मूला लगाएंगे ये चौथा नंबर का। ठीक, अब देखिए क्या करना है, तो आंसर क्या आया भाई, देख लेना गुना भाग करके, 1.0078 AMU आया कि नहीं है। और मैंने ये कहा है कि AMU को शॉर्टकट क्या कहते हैं, U, तो इसका मान 1.0078 U, U बराबर क्या है, यूनिफाइड मास। तो कुछ डाटा समझ आ रहा है। अगर हाइड्रोजन एटम का मास बोले तो 1.67 और इंटू 10⁻24 10⁻24 ग्राम आया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का एएमयू में जो एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है जी, 1.0078 AMU। U का मतलब क्या है, यूनिफाइड मास। अब मुझको लगता है कि खंड 1, 2, 3, 4 के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के, वो लगभग 99% बन जाएंगे, एक दो सवाल को छोड़ के। तो कोई बहाना नहीं करना, ईमानदारी के साथ। अच्छा यहाँ दिख रहा होगा, तो ये देख लो, कुछ लिखा जा रहा है, सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व व अभ्यास करना है, वही जो भी समझो, हल करना। ठीक है, ये हो गया होगा तो मिटाएं, आराम से लिख लो ना, देख समझ के। इधर पहले आया, यहाँ से शुरू वही कहानी, ठीक है, यहाँ से शुरू कहानी, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। अब देखिए हमने मोल को विभिन्न टर्मिनोलॉजी में समझने का प्रयास किया है। मैं आपको पहले से भी बताया हूँ, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पहले उठाया। इसका कारण ये है कि हमारे कई ऐसे अध्याय मिलेंगे अभी 11वीं 12वीं में कि बिना मोल के कुछ काम होने वाला नहीं है ना। मोल का अर्थ मूल्य, मूल्य कहता हूँ मैं, और जमाने में वैल्यू भैया, मोल महत्व की चीज़ें।
हालांकि मोल का हम अर्थ निकाल लेते हैं कितना मूल्यवान है, तो मुझको ये बहुत मूल्यवान नज़र आता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करिए, बारंबार देखिए, बारंबार प्रैक्टिस करिए। ये मत सोचो काफ़ी बना लिए हो गया पूरा काम, अब क्या करना है, नहीं, जब जब पढ़ोगे तब तक आपको नया नज़र आएगा। ठीक है, याद रखना, और डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जितना बनता है उतना बनाना है। कोई डाउट आए तो पूछना है। हाँ, याद रखें एक बात, इसको पूरे अच्छे से लिख लो। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, मोल की अवधारणा है, इसके एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, ये पढ़ाने वाला हूँ। इसको अच्छे से लिख लो, उसके बाद बात करेंगे मोल अवधारणा के अनुप्रयोग।